रात का समय है। एक ऊंचा संकरा गौतिक कमरा, मोटी दीवारें, ऊंची छत, चारों तरफ किताबें, धूल और चुप्पी। बीच में एक मेज है। फाउस्ट उसी मेज पर बैठा है, थका हुआ, बेचैन और अकेला। फाउस्ट, तो आखिरकार मैंने कानून पढ़ लिया, मेडिसिन पढ़ ली, फिलॉसफी भी पूरी कर ली, और अफसोस की बात है, धर्मशास्त्र भी। और अब मैं यहाँ हूँ, एक आम इंसान, उतना ही समझदार जितना स्कूल के दिनों में था। लोग मुझे मास्टर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, डिग्रियाँ भी हैं मेरे नाम के आगे। पिछले 10 सालों में मैं बच्चों की भीड़ को इधर उधर घुमाता रहा हूँ, उन्हें नाक से पकड़कर चलाता रहा हूँ। और अब ये साफ है, हमारा सारा ज्ञान सिर्फ लिखा हुआ है। यह बात अंदर तक चुभती है। हाँ हाँ, मैं डॉक्टरों से ज़्यादा जानता हूँ, पुजारियों से भी ज़्यादा, लेखकों से भी ज़्यादा। मुझे कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। न शैतान से डरता हूँ, न नर्क पर भरोसा करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मेरी सारी खुशी खत्म हो गई है। वह गुरूर चला गया जो ज्ञान से मिलता था, वह भरोसा भी कि इंसान को बेहतर बनाया जा सकता है। मेरे पास न पैसा है, न नाम। मैं यहाँ कुत्ते की तरह पड़ा हूँ, बंद, अकेला। इसीलिए अब मैं जादू का सहारा लूँगा। शायद किसी आत्मा की ताकत से प्रकृति को कोई राज खुल जाए, ताकि मैं वह पढ़ना बंद कर सकूं जो खुद नहीं जानता, ताकि मैं समझ सकूं कि यह दुनिया आखिर चलती कैसी है, ताकि शब्दों से खुद को धोखा ना दूं। हे चाँद, अगर आज आखिरी बार मेरे दुखों पर चमक सकता है तो चमक ले। कितनी बार मैं इसी मेज पर बैठा तेरी रोशनी में रातें काट चुका हूँ। किताबों और कागज़ों पर तेरी वही उदासी रोशनी गिरती है। काश तेरी इस ठंडी रोशनी में मैं पहाड़ों में भटक पाता, गुफाओं में घूम पाता, खुले मैदानों के ऊपर उड़ पाता और सोच के इस बीमारी से मुक्त हो पाता। लेकिन सब बेकार है। मेरी आत्मा मेरी आत्मा इस सड़ी हुई, नमी भरी कोठरी में कैद है, जहाँ स्वर्ग की रोशनी भी रंगीन कांच से छनकर मुश्किल से पहुँचती है। चारों तरफ किताबों के ढेर, कीड़ों से खाई हुई धूल में ढकी पीले पड़े कागज, नीचे जमीन से ऊपर काली छत तक टूटे बक्से, पुराना फर्नीचर, हर तरफ जर्जरपन। यही है तेरी दुनिया, यही है वो जगह जहाँ इंसान की आत्मा को सांस लेना है। तो फिर मेरा दिल इतना भारी क्यों है? कोई अनजाना दुख मेरे खून को जमा देता है और हड्डियों को सुन्न कर देता है। प्रकृति की खुली पूरी दुनिया की जगह जहाँ ईश्वर ने इंसान को रखा था, यहाँ बस सड़न है, खोपड़ियाँ हैं, हड्डियाँ हैं। उठ, खुले मैदानों की ओर चल। यह जादुई किताब नस्ट्रोडेमस की शायद रास्ता दिखा दे। शायद मैं देख सकूं कि यह दुनिया एक साथ कैसे चलती है, कैसे एक ताकत दूसरी ताकत से जुड़ी है, कैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात करती है। लेकिन मेरी सोच अब भी अंधेरे में भटक रही है। हे अदृश्य शक्तियों, अगर तुम आसपास हो तो मेरी आवाज़ सुनो। फाउस्ट किताब खोलता है और अचानक अजीब सा चिन्ह उसके सामने उभर रहता है। मेरे भीतर एक अजीब खुशी दौड़ जाती है, जैसे नसों में फिर से जिंदगी लौट आई हो। क्या ये किसी ईश्वर की उंगली का निशान है? क्या मैं खुद ईश्वर हूँ? इन चिन्हों ने मुझे वह ताकत दिखती है जो पूरी प्रकृति को जिंदा रखती है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, हर हिस्सा पूरे का एक हिस्सा है, पूरा ब्रह्मांड एक ही लय में चल रहा है। लेकिन नहीं,
ये सब सिर्फ दिखने में अच्छा है, मैं इसे पकड़ नहीं सकता। हे प्रकृति, तू कहाँ? तेरे स्रोत अब भी बह रहे हैं और मैं यहाँ सूख रहा हूँ। फाउस्ट किताब का पन्ना पलटता है। उसके सामने एक दूसरा चिन्ह आता है। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी की आत्मा, मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ। मेरे भीतर नई ताकत भर रही है, जैसे मैंने नई शराब पी हो। मैं जिंदगी के संघर्ष में कूद सकता हूँ, दुख झेल सकता हूँ, तूफानों का सामना कर सकता हूँ। माहौल बदलता है, बादल छा जाते हैं, चाँद धुंधला पड़ जाता है, दिए की लौ कांपने लगती है, लाल रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, छत से ठंडक उतरती है और मुझे जकड़ लेती है। तू पास है, अपने आप को दिखा। तू पास है ना? मुझे किस किस ने बुलाया? फाउस्ट डर जाता है। तूने मुझे बुलाया और अब मैं यहाँ, लेकिन देख, तू खुद काँप रहा है। कहाँ गया वो घमंड? घमंड कहाँ गया वो फाउस्ट जो खुद को दुनिया समझता था? क्या मैं तेरे सामने झुक जाऊं? मैं वही फाउस्ट हूँ और आत्मा मेरा भी नाम है। जहाँ जीवन बहता है, जहाँ तूफान उठते हैं, मैं वहीं वहीं जन्म और मृत्यु के बीच समय के साथ चलता रहता हूँ। मैं तुझे बहुत करीब से महसूस कर रहा हूँ। तू उस आत्मा जैसा है जिसे समझ सकता है, मेरे जैसा नहीं। और आत्मा गायब हो जाती है। कमरे में फिर सन्नाटा। मेरे जैसा नहीं तो फिर मैं कौन हूँ? दरवाजे पर दस्तक होती है। यह वैगनर है। वो आ गया और यह जादू टूट जाएगा। अफसोस, इतनी बड़ी झलक अब गायब हो जाएगी। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। वैगनर अंदर आता है। नाइट गाउन सिर पर, नाइट कैप, हाथ में एक छोटा सा दिया। वह रुकता है, फाउस्ट की तरफ देखता है। माफ़ कीजिए सर, मैंने आपकी आवाज़ सुनी। आप ज़ोर से बोल रहे थे। मुझे लगा शायद कोई पुराना ग्रीक नाटक होगा, तो मैं आ गया कुछ सीखने के लिए। आजकल बोलने की कला बहुत अहम मानी जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि एक उपदेशक को अभिनेता से कुछ सीख लेना चाहिए। हाँ, खासकर जब हमारे पादरी उपदेश देते हैं, अजीब अजीब शक्ल बनाते हैं, जो कि असामान्य बात नहीं है। लेकिन सोचिए सर, जब कोई आदमी पूरी तरह किताबों में बंद हो, दुनिया से कटा हुआ, और दुनिया को भी सिर्फ छुट्टी के दिन दूर से देखता हो, जैसे दूरबीन से, तो वो लोगों के दिलों को कैसे छू सकता है जिन्हें वो जानता ही नहीं। जो तुम खुद महसूस नहीं करते, उसे ढूंढने की कोशिश बेकार है। बात आत्मा से निकलनी चाहिए। दिमाग पर कब्जा करे और अपने आप दूसरों के दिलों को खींच ले। तुम अपनी किताबों में बैठे रहो, काटो, चिपकाओ, दूसरों की दावत से अपनी थाली सजाओ, राख के नीचे से छोटी सी चिंगारी निकालकर उसे आग कहो। अगर तुम्हें इतने में संतोष है तो ठीक है, लेकिन दिल से दिल तक वही पहुंचता है जिसके शब्द दिल से निकलते हैं। वो फिर भी बोलने का ढंग रैथेटिक में बहुत ज़रूरी माना जाता है, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। सच्चाई को पकड़ो, खोखली चमक मत ढूंढो। अगर सोच साफ है, इरादा साफ है, तो शब्द खुद आ जाते हैं। जो भाषण खाली दिमागों के लिए सजाए जाते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे पतझड़ में सूखे पत्तों के बीच चलती ठंडी हवा। शोर ज़्यादा, ताजगी नहीं। कला कितनी लंबी है और इंसान की ज़िंदगी कितनी छोटी। कभी कभी इतनी पढ़ाई के बाद भी दिल पर शीशा सा बोझ लगता है, दिमाग जैसे जाम हो गया हो। ज्ञान की ऊंचाई तक चढ़ना कितना मुश्किल है, और रास्ता दिखाने वाले कितने कम। और जब आदमी आधी सीढ़ी भी ठीक से पार नहीं कर पाता, जिंदगी खत्म हो जाती है।